हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई बाय एक्यूमेन। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी जेईई अभी थोड़े ही दिनों में नजदीक आ गया है एग्जाम। तो टीम एक्यूमेन आपके लिए लाया है एक सीरीज जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो सके, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो ब्रश अप हो सके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट, और इसमें हम इस सेशन में 25 से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं जब क्वेश्चन डिस्प्ले करूं तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपके कंसेप्ट्स वापस से बिल्डअप हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अ टिंटोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हमें यहां पे इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है टिंटोमीटर, और हमसे पूछा है कि टिंटोमीटर हम किस चीज में, कौन से वाटर क्वालिटी पैरामीटर को डिटरमाइन करने में करते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेस्ट। तो टेस्ट, जनरली टेस्ट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्थेलोमीटर या टर्बिडिटी मीटर। तो ये ऑप्शन गलत है, टेस्ट भी गलत है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचता है कलर, एंड यस, कलर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टिंटोमीटर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें देखिए, तो इसमें दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। तो हार्डनेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो हार्डनेस हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए मेथड। तो ये क्वेश्चन पूछने के हाई प्रोबेबिलिटी है कि ईडीटीए मेथड क्या होता है और ईडीटीए मतलब क्या। तो इट इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर टर्बिडिटी हमने डिस्कस किया कि विद द हेल्प ऑफ टर्बिडिटी मीटर या नेफ्थेलोमीटर यूज किया जाता है, और टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ NTU। बैक्टीरिया काउंट, हम बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एम्पियन टेस्ट हम ये काउंट करते हैं। फिर पीएच विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। कलर हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ टिंटोमीटर। फिर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंकलर्स मेथड। विंकलर्स मेथड ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन इस बार आ सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर हम बीओडी टेस्ट या हमारे सीओडी टेस्ट, तो उनसे हम करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर द वाटर। तो ये क्वेश्चन मतलब इसमें बिना ऑप्शन के भी कोई भी बता देगा, दैट इज क्लोरीनेशन। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो इससे मिला जुला क्वेश्चन अब आगे क्या पूछा जा सकता है हम वो डिस्कस करते हैं। तो मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, तो फिजिकली भी हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं वाटर को और केमिकली भी। तो फिजिकली में दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इधर बॉइलिंग द वाटर और विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। और केमिकल में एक मेजर है क्लोरीनेशन, और दूसरे 4 मेथड्स और होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला होता है कि आप आपके वाटर को विद द हेल्प ऑफ मतलब लाइम के साथ ट्रीट कर दीजिए। सेकेंड होता है कि आप ओजोन के साथ ट्रीट कर दीजिए, विच इज O3। फिर तीसरा होता है कि आप फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर दीजिए, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। और फोर्थ होता है कि आप ट्रीट करिए आपके पानी को विद द हेल्प ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये रहे आपके, ये होते हैं माइनर मेथड्स। मेजर मेथड क्लोरीनेशन होता है। अब क्लोरीनेशन, जब हम पानी में क्लोरीन को ऐड करते हैं तो क्लोरीन किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि क्लोरीन को जब आप पानी में ऐड करते हो और अगर इसका पीएच ग्रेटर देन 5 है तो हमें HOCl मिलता है प्लस वाटर मिलता है। HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड है। अब HOCl
अनस्टेबल होता है। तो जब HOCl को आप ऐसे ही रख दोगे और pH ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन 8 चला जाएगा, तो आपका जो HOCl है वो ब्रेक डाउन हो जाता है OCl माइनस में प्लस H प्लस में। और जब pH आपका ग्रेटर देन 8 होता है तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, मतलब HOCl आपका OCl माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। लेकिन जब pH आपका 7 से कम हो जाता है तब आपको H प्लस और OCl माइनस इंटीग्रेट होके वापस से HOCl बन जाता है। तो हमारे पास दो मेजर कंपाउंड्स हैं, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और OCl माइनस हाइपोक्लोराइट आयन। तो ये दोनों मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अब HOCl मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है एंड इट इज 80% मोर इफेक्टिव देन OCl माइनस आयन। तो आपसे पूछे कि HOCl ज्यादा इफेक्टिव है या OCl माइनस, सो HOCl इज मोर इफेक्टिव, इट इज 80% मोर इफेक्टिव देन OCl माइनस। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि क्लोरीन को किस तरह से पानी में ऐड किया जाता है। तो क्लोरीन को आपको ऐड करना है तो आप फ्री क्लोरीन ऐड कर सकते हो गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। सेकंड, आप ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोराइट आयन उसके फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो। थर्ड इज विद द हेल्प ऑफ अमोनिया प्लस क्लोरीन, जिसे हम बोलते हैं क्लोरामाइंस, उसके फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। तो कितने टाइप से क्लोरीनेशन होते हैं? तो प्लेन क्लोरीनेशन होता है, प्री क्लोरीनेशन होता है, पोस्ट क्लोरीनेशन, देन सुपर क्लोरीनेशन। तो प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? प्री में जब आपका वाटर बहुत ज्यादा गंदा होता है तो हम सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन से सबसे पहले ही स्टार्टिंग में क्लोरीनेशन कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। और जब पूरा ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जब क्लोरीनेशन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन सिंपल, जब कोई भी नॉर्मल वाटर में हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसे प्लेन क्लोरीनेशन बोलते हैं। सुपर क्लोरीनेशन, इसमें हम हाई डोसेज ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं विच इज जनरली 5 मिलीग्राम पर लीटर से 15 मिलीग्राम पर लीटर। तो देख सकते हैं आप, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन हमने डिस्कस किया। प्री क्लोरीनेशन में 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक ऐड करते हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन, हाँ डबल क्लोरीनेशन, ये छूट गया था। तो डबल क्लोरीनेशन इज प्री प्लस पोस्ट। कई बार आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप देखोगे कि सिर्फ प्री क्लोरीनेशन किया होगा या सिर्फ पोस्ट क्लोरीनेशन किया होगा, लेकिन कई बार पानी इतना गंदा होता है कि हमें प्री भी करना पड़ता है और पोस्ट भी करना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज। तो हम लाइम सोडा प्रोसेस यूज क्यों करते हैं? कि हमारे वाटर में हार्डनेस होती है, हमें हार्डनेस को रिमूव करना होता है। और इसका रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपकी हार्डनेस प्रेजेंट है, आप इसमें लाइम ऐड कर देते हो CaOH ट्वाइस, और इससे हमें मिलता क्या है? CaCO3 प्लस H2O। और एक और बात मेन इसमें कि जो CaCO3 मिलता है वो इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता है लाइम सोडा सॉफ्टनिंग प्रोसेस में। तो पहला ऑप्शन कहता है कि टू ऐड टेस्ट टू वाटर, नहीं, गलत है। टू रिमूव हार्डनेस बाय फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यही सही ऑप्शन है। रिमूव हार्डनेस, हाँ हार्डनेस हमने रिमूव कर दी बाय फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इस केस में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरे दो ऑप्शंस भी हम रीड कर लेते हैं। टू एनहांस बायोकेमिकल रिएक्शंस, नहीं। टू कार्बोनाइज वाटर, नहीं। सो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके, अ रिवर्सिबल रिएक्शन in which a charged ion in solution is exchanged for a similarly charged ion electrostatically attached to an
इमोबाइल सॉलिड पार्टिकल इज टर्म्ड एज। ओके, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें एक चार्ज्ड आयन सिमिलरली चार्ज्ड आयन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला बोल रहा है कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड इज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है कि किसी पोरस ग्राउंड पे जब सॉल्ट्स डेपोजिट हो जाते हैं, तो वो डेपोजिट होने के बाद जो फिनोमिना होता है वो उसे बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, तो ये ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन कहता है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस है N2, इट कन्वर्ट्स टू NO2 एंड NO3 इन नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, तो ये ऑप्शन भी गलत। बी ऑप्शन आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज, इसने ये भी कहा था कि इसमें सिमिलर चार्ज के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको और समझना है तो आपको जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट मेथड याद होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास वाटर होता है, हम वाटर की हार्डनेस रिमूव करना चाहते हैं, उसमें Ca2+ या Mg2+ अवेलेबल होते हैं, तो हम जियोलाइट बेड से हमारे पानी को पास करते हैं, और तो उसके अंदर जो Ca2+ या फिर Mg2+ है वो Na+ के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो हमारी जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट अ टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? रेडियल सिस्टम होता है, परपेंडिकुलर सिस्टम नहीं होता, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है। अब यहां पे टोटल 4 सिस्टम्स होते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, यहां पे एक सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है, एंड इट इज डेड एंड सिस्टम। तो हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जनरली 4 सिस्टम होते हैं, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम एंड रिंग सिस्टम। तो एक बार आपके इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को ब्रशअप कराने के लिए हम इनके फिगर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें एफिशिएंसी हाई होती है, और इसमें होता क्या है कि आपके जो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सेंटर में लगाए जाते हैं, और फिर इनके थ्रू सबमेन, मेन और ब्रांचेस, इस तरह से पूरा सिस्टम होता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं कि देखिए यहां पे ये मेन पाइप है, यहां से ये देखिए ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है कोई, और यहां से ये पास हो रहा है इस तरह से, और इस तरह पूरा फ्लो कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट सिस्टम है डेड एंड सिस्टम। तो डेड एंड सिस्टम अभी के टाइम में जनरली नहीं की जाती है, पहले के टाइम में होता था, और इसमें यही होता था कि मतलब लास्ट में ये देखो फिगर में आप देखोगे तो कि कोई ये मेन पाइप जा रहा है, फिर मेन पाइप से सब मेन पाइप गया, फिर ब्रांच, ब्रांच एंड, ब्रांच, और इस तरह से। तो ये सिस्टम इतना ज्यादा अब नहीं होता, ये अनप्लान्ड सिस्टम है बहुत। तो ये रहा हमारा, ये थी डेड एंड सिस्टम की बात। नेक्स्ट इज रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आपका रेडियल सिस्टम था, उसमें आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी को सेंटर में रखा था, यहां पे हम क्या करते हैं कि मेन पाइप को चारों तरफ फैला देते हैं, और फिर वहां से सबमेन पाइप आते हैं, सबमेन पाइप, और सबमेन पाइप फिर जाके घरों में मतलब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये है कि इस सिस्टम में मेन पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाता है। नेक्स्ट सिस्टम इज ग्रिड आयरन सिस्टम। तो ग्रिड आयरन सिस्टम में मतलब इन दिस सिस्टम वन मेन पाइप रन्स थ्रू सेंटर, यहां से एक मेन पाइप सेंटर से जाता है, एंड लेटरल्स रन इन ग्रिड पैटर्न विच आर इंटरकनेक्टेड
since the main branches and laterals are interconnected, hence dead ends are eliminated. तो वहां पे भी यही हो रहा था कि मेन पाइप सेंटर से जा रहा था, फिर वहां से आपका सब मेन, फिर ब्रांच और फिर एंड। लेकिन यहां पे इसने बोला है कि मेन, ब्रांच और लेटरल्स आर इंटरकनेक्टेड, इसलिए यहां पे डेड एंड्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू अ सीवेज सैंपल एट अ पॉइंट सोर्स। आपको इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दे दिया गया है 12 मिलीग्राम पर लीटर, फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दे दिया गया है 4 मिलीग्राम पर लीटर, डाइल्यूशन ऑफ सीवेज वाज डन टू 2%। ओके, आपको डाइल्यूशन फैक्टर दे दिया गया है। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपसे बीओडी पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है? बीओडी का फॉर्मूला होता है कि इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अपॉन डाइल्यूशन फैक्टर। अब आपको इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी दिया है, फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी दिया है और डाइल्यूशन फैक्टर, सब कुछ दे रखा है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो इनिशियल है 12 मिलीग्राम पर लीटर, फाइनल है 4 मिलीग्राम पर लीटर। तो इनिशियल है 12 मिलीग्राम, फाइनल है 4 और डाइल्यूशन फैक्टर इज 2%, दैट मीन्स 2/100। तो ये हो जाएगा 8 into 100 by 2, 4, so it comes to 400। तो ऑप्शन डी इज 400 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनली द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड फॉर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन बहुत ज्यादा इजी, कि इट इज मेजर्ड फॉर 5 डेज। तो मतलब बीओडी का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि 300 ml की एक बॉटल लेते हैं, 300 ml बॉटल, और उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, जो हमारा सैंपल होता है 5 डेज के लिए, एंड द सैंपल इज इनएक्यूबेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बीओडी 5 का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन 5 डेज। कि आपके जो आपका ऑर्गेनिक मतलब जो सैंपल था, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, तो उस ऑर्गेनिक मैटर ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, वो रिप्रेजेंट करता है आपका बीओडी 5। फिर बीओडी 5 इज 67% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। यहां से ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस वाटर विल ऑल्सो इंक्लूड पर्टिकुलेट एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड ड्यू टू डीके एंड लीचिंग ऑफ ऑर्गेनिक डेट्रिटस। दिस इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस वाटर जो होता है वो पर्टिकुलेट और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करता है ड्यू टू डीके एंड लीचिंग ऑफ ऑर्गेनिक डेट्रिटस। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो बायोलॉजिकल लोड। बायोलॉजिकल लोड मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल लोड मतलब होता है कि आपके पास कोई लिक्विड है और उसके अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है तो उसे हम बायोलॉजिकल लोड कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर क्योंकि केमिकल केमिकल एफरवेसेंस का मतलब होता है कि कोई लिक्विड में जब रिएक्शंस के कारण बबल्स फॉर्म आउट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल एफरवेसेंस। नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर को हम कहेंगे कि जो आपके सरफेस वाटर पे जो लीव्स हो गई, जो वो फॉर्म होती है, तो उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसे हम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि ड्यू टू डीके एंड लीचिंग
of organic detritus, it is collectively referred to as, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बायोकेमिकल मैटर। देखिए यहां पे दिया भी है कि केमिकल एफरवेसेंस इज फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन लिक्विड बाय केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल लोड रेफर्स टू ऑल द वेस्ट इन द वाटर इनसाइड अ टैंक, दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसाइड टैंक। फिर नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर इज इन द सरफेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलेट और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन 9 कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर नॉट लिस्टेड एज अ टाइप ऑफ स्यूअर एपर्टेंसिस। मैन होल्स होते हैं, आप रास्ते में जगह जगह जाएंगे आपको मैन होल्स दिखेंगे ही दिखेंगे, तो मैन होल्स तो होते हैं, पर हमसे पूछ रहा है नॉट लिस्टेड, तो यानी ये ऑप्शन तो गलत है। कैच बेसिन्स इज ऑल्सो अ स्यूअर एपरेटेंसिस, तो ये ऑप्शन भी गलत। लैंप होल्स, हाँ लैंप होल्स हम यूज करते हैं सीवेज में, जब हमें मतलब अंदर चेक करना होता है कुछ, तो बाहर एक लैंप ऐसे लैंप साइज का और अंदर लाइट मार के हम मतलब इन्वेस्टिगेशन या कुछ करना होता है कि कचरा तो नहीं जमा अंदर सीवेज में, तो उसमें हम लैंप होल्स यूज करते हैं। सक्शन पंप सीवेज में यूज नहीं होते हैं एज अ सीवेज, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। तो लैंप होल मैंने अभी आपको समझाया, मैन होल आप सबको पता ही है। फिर कैच बेसिन इज अ रेक्टेंगुलर चैम्बर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द सीवर लाइन टू अलाउ द स्टॉर्म वाटर टू एंटर द सीवर। स्टॉर्म वाटर मतलब जो बारिश का पानी होता है, फ्लडिंग होती है, तो उसके पानी को विदाउट सिल्ट और विदाउट ग्रेवल आप एंटर कराओ सीवेज के अंदर, तो उसमें हम कैच बेसिन्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट ब्रशिंग अप के लिए है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 10, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ of a circular sewer of internal diameter 100 centimeter running in fully occupied cross section is given by। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज एरिया और वेटेड एरिया, ज्यादा करेक्ट बोले तो वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अब ये आइडियल केस है, इसने बोला है कि फुल्ली ऑक्यूपाइड है और सर्कुलर सीवर है, तो सिंपली वेटेड एरिया क्या होता है? π/4 d², और वेटेड पेरीमीटर होता है πd, तो पाई कैंसिल, डी कैंसिल, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आपको क्या मिलेगा? d/4। यहां पे ये d आपका डायामीटर है, तो डायामीटर आपको दे दिया है 100 सेंटीमीटर, सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैपिटल D इज इक्वल टू 100/4, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the given options is not a part of preliminary treatment of sewage? Not a part of preliminary treatment of sewage। तो सीवेज में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकंड होता है आपका प्राइमरी, और थर्ड होता है आपका सेकेंडरी। तो इसको हम एक फिगर से इस क्वेश्चन को अच्छा समझेंगे। तो फिगर में आप देख सकते हो कि हमने ये रॉ सीवेज पास किया, सबसे पहला हमने कराया इसका स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग कराने के बाद हमने इसको पास किया ग्रिड चैम्बर से,
ताकि इसका स्लज रिमूवल हो सके। ठीक है। सेकेंड, फिर हमने इसको पास किया स्किमिंग टैंक से। स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक इसलिए यूज करते हैं इसके ऊपर जो ग्रीस, जो स्कम जो ऊपर फ्लोट करता है उसको रिमूव करने के लिए। तो ये रहा। फिर हमने इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पास किया, पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और उसके बाद इसके हमने मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम ट्रिकलिंग फिल्टर ये सब का यूज करते हैं, उसके थ्रू पास करने के बाद फिर हम आपको एफ्लुएंट निकालते हैं बाहर। तो इसमें जो प्रीलिमिनरी मतलब पीएसटी से पहले, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले जो भी हमने प्रोसेस किया, जिसमें हमने स्क्रीनिंग करी, जिसमें हमने ग्रिड चैम्बर का यूज किया, जिसमें हमने स्किमिंग टैंक का यूज किया, तो उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। और जब ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट और आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक दोनों को क्लब कर देते हो तो उसे आप बोलते हो प्राइमरी ट्रीटमेंट। और इसके बाद जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर लेते हैं, या जिसमें हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हैं या दूसरे अटैच ग्रोथ प्रोसेस या सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट? सेडिमेंटेशन टैंक नहीं है, सेडिमेंटेशन टैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। जब सेडिमेंटेशन टैंक, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग टैंक और आपकी स्क्रीनिंग के साथ मिक्स करते हैं तब उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक नहीं होता। हाँ, प्रीलिमिनरी में आपका, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आपका स्क्रीनिंग होता है, ग्रिड चैम्बर होता है, स्किमिंग टैंक होता है। तो सेडिमेंटेशन टैंक इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इस पे से दूसरे क्वेश्चंस भी इसी तरह, इसी फिगर से जो हमने डायग्राम डिस्कस किया यहां से फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट्स एनारोबिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन? ओके, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, इमहोफ टैंक या ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ये चारों जो भी ऑप्शंस में है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, इमहोफ टैंक, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये चारों सेपरेटली डिस्कस किए जा सकते हैं और इनके ऊपर सेपरेटली वीडियोस बनाए जा सकते हैं। बट अभी हमारा मेजर फोकस है क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो हम अभी इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पर हमें पता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है, तो इसमें तो भैया O2 यूज होगा। ट्रिकलिंग फिल्टर में 110% O2 यूज होता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन नाम में ही आ रहा है, तो इसमें तो O2 यूज होना ही है। इमहोफ टैंक, इमहोफ टैंक, सेप्टिक टैंक, इन सब में एनाएरोबिक डाइजेशन होता है या डिकम्पोजिशन होता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। देखिए इसमें आपके पास लिस्ट भी है कि एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनएरोबिक। तो एरोबिक में आपका ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर आपका रोटेशनल बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन डिच। फिर एनएरोबिक में आपके पास सेप्टिक टैंक, इमहोफ टैंक, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। अगर आपको ये जो सेपरेट जितने भी ये 5 मेथड है, ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एएसपी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको अलग से इन पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीसी एंड अदर सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सीवेज इज टर्म्ड एज। तो ऑप्शन ए स्लज। स्लज किसे बोलते हैं? जब सीवेज का जो कुछ भी गंदा कचरा होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और जो नीचे बचता है उसे हम स्लज बोलते हैं। और ये तो क्या मांग रहा है कि ग्रीसी एंड अदर सब्सटेंस फ्लोटिंग, नहीं, स्लज फ्लोट नहीं करता, तो स्लज तो आंसर नहीं है। एरोबिक, एरोबिक क्या होता है? तो ये भी गलत। एरोबिक तो मतलब
कि प्रोवाइड ऑक्सीजन करते, तो एरोबिक प्रोसेस होता है एक, तो वो तो कोई मतलब उसको कोई टर्म आप डिफाइन नहीं कर सकते। स्यूएज, स्यूएज तो इन मतलब स्कम के अंदर, स्यूएज के अंदर ही स्कम आता है, स्यूएज के अंदर ही स्लज आता है, तो स्यूएज एक कलेक्टिव टर्म है, तो ये ऑप्शन भी गलत। क्योंकि देखिए ना, आप ये मांग क्या रहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ स्यूएज, स्यूएज के सरफेस पे जो फ्लो करता है उसको पूछ रहा है, तो उसको आप स्यूएज कैसे बोलोगे? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कम। स्कम ग्रीसी और फ्लोटिंग सब्सटेंस होता है स्यूएज में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग particulate pollution control devices cannot be used for a particle size less than 50 micron? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्प्रे टावर्स। ये हम एयर पॉल्यूशन पे आ गए हैं, और प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसका लिटरेचर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, तो डेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछ रहा है एसएससी। तो इस क्वेश्चन को ये टेबल के थ्रू हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इक्विपमेंट है आपके पास ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, जीएससी। तो इसमें बोल रहा है ओनली लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स विच आर ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। ओके, दूसरा है साइक्लोन सेपरेटर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स। साइक्लोन सेपरेटर्स में ये ग्रेटर देन 50 माइक्रोन था, और इसमें साइज होता है 40 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। फिर फैब्रिक फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर में इसमें साइज होता है 0.5, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं 0.5 माइक्रोमीटर, और 0.5 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर। फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वेट एंड ड्राई कैन इजिली बी ट्रैप, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स जब हमें रिमूव करने होते हैं तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज करते हैं। मोर देन 99% एफिशिएंसी। तो और फिर वेट स्क्रबर्स थे, तो वेट स्क्रबर्स, तो जो वेट स्क्रबर्स होते हैं उसमें भी साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर में लाई करता है। तो हमारा क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था कि लेस देन 50 माइक्रोन कौन सा नहीं यूज कर सकते। अभी हमने सारी टेबल में देखा, तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर ग्रेटर देन 50 माइक्रोन्स में ही यूज कर रहे थे हम। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर अ पार्टिकल साइज कैनॉट बी यूज फॉर पार्टिकल साइज लेस देन 50 माइक्रोन्स, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है स्क्रीन पे, थोड़ा सा फेड दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेटेड इनटू रेड कलर्ड बिन्स एज पर इंडियन रूल्स। क्वेश्चन अब आगे करते हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो रेड कलर के डस्टबिन होते हैं तो उसमें कौन सा आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो ये है चार ऑप्शन कि दीज में कंटेन केमिकल सॉलिड वेस्ट, कि रेड कलर की डस्टबिन में केमिकल सॉलिड वेस्ट होना चाहिए। हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइक्रोवेव डिस्पोजल होना चाहिए, या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होना चाहिए, या इंसिनरेटेड फॉर डिस्पोजल। ये चार ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहे हैं इनमें से गलत क्या है। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भाई रेड कलर का डस्टबिन है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा जाना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है, वो आपसे पूछ रहा है।
सी अब ये क्वेश्चन आपको लिटरेचर रीड करना ही पड़ेगा, ये मेरे मनपसंद के क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछ रहा है लिटरेचर, तो इसमें आपको रीड करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए ये पूरा टेबल है, कलर कोडिंग, ठीक है, टाइप ऑफ कंटेनर, वेस्ट कैटेगरी और ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। हमसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है कि वेस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो रेड कलर की डस्टबिन है तो उसमें डिसइंफेक्टेड कंटेनर, प्लास्टिक बैग, कैटेगरी 3, कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 7। ऑटो ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट। सो ये टेबल है अब हमारे पास। देखिए इस टेबल में ये यहां पे येलो है, येलो, रेड, ब्लू, वाइट, ट्रांसलूसेंट, ब्लैक, इतने कलर्स का क्या उसमें कैटेगरी होती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसका। तो हमें पूछा गया है रेड के बारे में। ओके, तो रेड में हम देख लेते हैं कि भाई ट्रीटमेंट होता है इसका ऑटोक्लेविंग से, माइक्रोवेविंग से और केमिकल ट्रीटमेंट से। इन 3 तरह से रेड डस्टबिन का ट्रीटमेंट होता है। तो अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं और एक बार आपको देखना है तो आप दूसरे भी देख सकते हो, जैसे येलो है, अगर येलो डस्टबिन तो हम उसमें ऐसा कचरा रख सकते हैं जिसका ट्रीटमेंट इंसिनेशन या डीप ब्यूरियल से, आप गड्ढा खोद के अंदर रख दोगे एकदम डीप, तब भी उसका ट्रीटमेंट हो जाए, या फिर आप उसे हाई हीट में प्रोवाइड करो तब भी उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसे कचरे को हम येलो डस्टबिन में रखते हैं। इसी तरह ब्लू, व्हाइट, ट्रांसलूसेंट में देखिए सेम, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट, डिस्ट्रक्शन, स्ट्रेडिंग। फिर ब्लैक है अगर, तो ब्लैक को हम सिक्योर्ड लैंडफिल में डिस्पोज कर देते हैं। तो हमारे अब ऑप्शंस क्या थे, ओके, दीज में कंटेन केमिकल सॉलिड वेस्ट। बात हो रही है रेड डस्टबिन की, रेड डस्टबिन, दीज में कंटेन केमिकल सॉलिड वेस्ट। तो केमिकल सॉलिड वेस्ट, तो हाँ इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट करते थे तो केमिकल सॉलिड वेस्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो सही है। दीज वेस्ट में माइक्रोवेव डिस्पोजल, हाँ ऑटोक्लेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट और माइक्रोवेव डिस्पोजल, ये 3 तरीके थे रेड डस्टबिन में। माइक्रोवेव डिस्पोजल तो ये भी सही है। दीज में कंटेन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्टेज, ह्यूमन एनाटॉमिकल, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो रही थी डस्टबिन में, एनाटॉमिकल मतलब बायोमेडिकल रिलेटेड, तो और केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसका, तो यहां इसमें ये वेस्ट होंगे ही होंगे, बायोमेडिकल वेस्ट है तो ये तो होगा ही। दीज वेस्ट नीड टू बी इंसिनरेटेड फॉर डिस्पोजल, गलत। रेड डस्टबिन है, इसमें आप माइक्रोवेविंग से डिस्पोजल कर सकते हो, ऑटोक्लेविंग से कर सकते हो और केमिकल ट्रीटमेंट से, इंसिनरेशन से नहीं कर सकते। इंसिनरेशन किस में यूज होता है, येलो डस्टबिन में। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, पर आपसे मांगा क्या गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sources of solid waste has the highest chance of causing infections like hepatitis B and C through skin route if not handled properly? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कौन सा सॉलिड वेस्ट अगर आपने हैंडल नहीं किया सही तरह से तो आपको हेपेटाइटिस बी एंड सी हो सकते हैं थ्रू स्किन रूट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। बहुत सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, मशीनरी और वो सब होते हैं पार्ट्स, तो उससे तो स्किन रूट से कोई एलर्जी हो उसका कोई चांस ही नहीं बनता। म्युनिसिपल वेस्ट, तो ये म्युनिसिपल वेस्ट मतलब घर का कचरा हो गया आपका, वेजिटेबल पील्स, आपके फिर प्लास्टिक बैग्स और वो सब हो गए, तो यहां से भी चांस ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब हम इतना यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो स्किन रूट से यहाँ पे इन्फेक्शन जाए, रेडिएशन असर कर सकते हैं लेकिन यहां से भी कोई चांस ही नहीं है।
बायोमेडिकल, यस, बायोमेडिकल इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, तो यहां से स्किन रूट में आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। अ स्ट्रक्चर बिल्ट अप अंडरग्राउंड फोकसिंग ऑन रिसीविंग ह्यूमन वेस्ट इन वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड। अ स्ट्रक्चर बिल्ट अप अंडरग्राउंड, ग्राउंड पे नहीं है, अंडरग्राउंड, फोकसिंग ऑन रिसीविंग ह्यूमन वेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक ही राइट आंसर है, क्योंकि बेसमेंट, बेसमेंट आप पार्किंग के लिए बनाते हैं, बेसमेंट कभी भी आप ह्यूमन वेस्ट के लिए नहीं बनाते, तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक में आप पानी स्टोर करोगे, आपका वेस्ट स्टोर नहीं करोगे, ये ऑप्शन नहीं है। लेट्रिन पिट, लेट्रिन पिट आपका ग्राउंड सरफेस पे होता है और इट इज अ मीडियम थ्रू विच आवर वेस्ट इज कलेक्टेड इन सेप्टिक टैंक्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, functions under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Home Affairs। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सी, ये क्वेश्चंस मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे घर के बनाए हुए नहीं है, ये क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, तो ये आपको नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए और ये लिटरेचर्स आपको रीड करने पड़ेंगे, आगे ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। रीड भी कर सकते हैं, देखिए मैंने नीचे ही डाल दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इनिशियली फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉर्म सबसे पहले क्यों हुआ था? वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लेटर इट वॉज एंट्रस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर एयर, ठीक है, बाद में एयर पॉल्यूशन इसके अंडर आया रेगुलेट करने के लिए, पहले वाटर पॉल्यूशन ही था CPCB, ठीक है, तो ये है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि एज पर नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 द परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज इन डेसिबल ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑफ अ रेजिडेंशियल एरिया। आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में हैं और उसमें रात में जो नॉइस की परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो वो आपसे पूछ रहा है। अगेन मतलब कोई लॉजिक वाला आपको याद होगा तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। परमिसिबल लिमिट मांग रहा है, तो ये रही। यहां से और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हमने डस्टबिन वाली टेबल देखी, एक वो वाली, फिर एक ये टेबल, और इससे पहले भी हमने 2-3 टेबल अलग अलग में देखी, जैसे एरोबिक, एनारोबिक, तो यहां से क्वेश्चन उठेगा। जैसे कि देखिए वो हमसे क्या मांग रहा है, रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है, इसमें डे में 55 डेसिबल होती है, नाइट में 45 डेसिबल, तो हमारा आंसर ये है 45 डेसिबल। पर सिर्फ ये क्वेश्चन करके जाओगे तो वो वापस रिपीट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में इतनी, नाइट टाइम में इतनी। कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 डेसिबल, नाइट टाइम में 55, और अगर कोई साइलेंस जोन है तो उसमें 50 डे टाइम में, 40 नाइट टाइम में। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे डेटा, ये एज इट इज उठा के पूछेगा एसएससी, पूछता आया है, तो ये हाई चांसेस हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 था, क्वेश्चन 20।
कैलकुलेट द साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल फॉर अ गिवन साउंड प्रेशर ऑफ 20 इंटू 10⁻³ माइक्रोपास्कल। आपको साउंड प्रेशर दे दिया है 20 इंटू 10⁻³ माइक्रोपास्कल, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल। आपको साउंड प्रेशर लेवल बताना है, माइक्रोपास्कल में दिया है, आपको डेसिबल में बताना है। बहुत सिंपल है, जनरल क्वेश्चन, डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये रहा रिलेशन, इट इज साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल, डेसिबल इज इक्वल टू 20 log 10 प्रेशर इन माइक्रोपास्कल अपॉन 20 माइक्रोपास्कल। तो हमें दे रखा है 20 इंटू 10⁻³ माइक्रोपास्कल, डायरेक्ट पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 60 डेसिबल। तो ये रिलेशन है सिंपल कि आपको वो माइक्रोपास्कल में दे देगा साउंड का प्रेशर लेवल और आपको डेसिबल में मांगेगा। तो सिंपल है, 20 log प्रेशर अपॉन 20 माइक्रोपास्कल, सिंपल। यहां पे 20 है, नीचे भी 20 है, बस आपको लॉग के अंदर P अपॉन 20 करना है। वो 20 कैसे याद रखेंगे, बाहर भी 20 अंदर भी 20, बस आपको माइक्रोपास्कल में जो साउंड प्रेशर लेवल देगा वो इसमें पुट करिए, आपको ये इधर से जो आंसर मिलेगा वो आपको डेसिबल में मिल जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 60 डेसिबल था, 60 डेसिबल, शायद इसका आंसर करेक्ट नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है, ये मार्क्स टू ऑल क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन, और उसके लिए नीचे मैंने लिटरेचर भी दे दिया है। क्वेश्चन है कि द इंडियन पार्लियामेंट passed a central legislation named Air Pollution Control Act in the year। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB कब फॉर्म हुआ था, 1974, और सबसे पहले वो फॉर्म हुआ था फॉर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, बाद में उसको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हमने दिया। अब यहां से पूछ रहा है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कौन से ईयर में था, सो इट इज 1981। 1981 में आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हुआ, और इसकी लिस्ट भी है इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्ट्स इन इंडिया। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ आपका 1927 में। फिर माइनिंग रिलेटेड एक्ट हुआ आपका 1957 में। फिर क्रूएल्टी टू एनिमल्स, प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ये एक्ट हुआ था आपका 1960 में। फिर जैसे यहां पे एयर पॉल्यूशन का पूछा है, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये हुआ था आपका 1974 में, और 1974 में ही आपका CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इसने एयर पॉल्यूशन पूछा था, वहां CPCB का क्वेश्चन भी देखा, और यहां पे ये ऐसे पूछ लेगा कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये एक्ट कब फॉर्म हुआ, तो 1974। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। तो ये सारे एक्ट से ही आपको लिटरेचर बुक्स में से याद करके जाने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22. Sound level due to a noise pollution is not measured in terms of बेल्स. हाँ मेजर करते हैं, बेल्स, डेसिबल्स, सेम ही चीज है, डेसिबल्स मेजर करते हैं. माइक्रोपास्कल, अभी हमने सॉल्व किया, तो माइक्रोपास्कल से अगर डेसिबल में करना हो तो हमने क्या किया था, 20 इंटू लॉग प्रेशर जो दिया हो डिवाइडेड बाय 20 माइक्रोपास्कल, तो आपको डेसिबल में मिल रहा था. तो इसमें भी करते हैं. मीटर पर सेकेंड, गलत. मीटर पर सेकेंड में क्या फाइंड होता है, वेलोसिटी. तो ये अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. While raising a barrier wall between noise source and noise receiving end to reduce noise level, okay, noise level at the receiving end, the noise reduction in decibel. अच्छा, क्या बोल रहा है ये कि हम एक बैरियर वॉल कर रहे हैं कोई नॉइज सोर्स से नॉइज रिसीवर तक, तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब उसमें नॉइज रिडक्शन जो होता है वो बैरियर वॉल का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बैरियर, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बैरियर वॉल, या डज नॉट फॉलो लॉगरिथमिक फंक्शंस. ओके, सी सबसे पहले तो नॉइज सोर्स और नॉइज रिसीविंग एंड मतलब क्या है. अब यहां से मैं बोल रहा हूं और आप तक आवाज आ रही है, तो मैं नॉइस का सोर्स हुआ, मैं आवाज कर रहा हूं और आप तक आवाज आ रही है, तो आप नॉइस रिसीविंग एंड हुए. अब इसी चीज को अगर आप एक रोड पे देखोगे, तो रोड पे सपोज मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, आप सामने खड़े हो, तो आप तक आवाज जाएगी. अब मुझे अगर मेरी आवाज को कम करना है, तो मैं एक बैरियर खड़ा कर देता हूं. देखिए यहां पे ये मैं खड़ा हूं, यहां पे आप खड़े हो, यहां पे एक बैरियर मैंने खड़ा कर दिया. तो अब यहां से जब नॉइज जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस भी आएगी और थोड़ी सी डिफ्रेक्ट होके ये आप तक भी पहुंचेगी. तो अगर मुझे इस नॉइज को कैंसिल करना है या नॉइज को कम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन सेंस है, अगर मैं बैरियर की हाइट बढ़ा दूंगा तो नॉइस ऑटोमेटिकली कम पहुंचेगी. तो आपको ऑप्शंस क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ साउंड, नहीं, वेवलेंथ का क्या लेना देना इसमें, सिंपल सा लॉजिक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द बैरियर एंड रिसीविंग एंड, नहीं, बैरियर और रिसीविंग एंड के डिस्टेंस से क्या लेना देना. डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ बैरियर वॉल, हाँ डिपेंड्स ऑन द height of barrier wall. Next, question number 24. The भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी रेलवे मैन, तो वो आपने देखी होगी. took place due to release of which gas and from which industry. ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए. तो मुझे इतना याद है कि वो जो इंडस्ट्री थी वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी. तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं भाई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं. हाँ, इन दोनों ऑप्शन में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, तो इन दोनों में से होना चाहिए. और वो जो जहरीला पदार्थ जो रिलीज हुआ था, डेट वॉज नथिंग बट मिथाइल आइसोसाइनाइड. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. एसएससी आपसे रिमेंबरिंग इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है, तो आपको लिटरेचर रीड करते रहना पड़ेगा. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट वुड बी द लिक्विड कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक डिजाइन्ड फॉर 25 यूजर्स. टेक पर यूजर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट एज 0.1. पर यूजर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट कितना है, 0.1. और पूछ रहा है कि लिक्विड कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक डिजाइन फॉर 25. अगर मैं पानी की वॉल्यूम 0.1 यूज कर रहा हूं, कोई यूनिट होगी 0.1, तो
तो मतलब 0.1 का 0.1 मैं पी नहीं रहा हूं, मैं दूसरे कामों में यूज कर रहा हूं, तो वो 0.1 का 0.1 सीवर में जाएगा। तो पर एक पर्सन का 0.1 है तो कितने दिए हैं 25, तो 25 का कितना होगा 25 इंटू 0.1, सो डेट इज 2.5 मीटर क्यूब। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CETP? ये टर्म है एक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पता होना चाहिए, एंड दैट इज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, कॉमन एनवायरमेंट ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कोई चीज नहीं होती है, कॉन्केव एनवायरमेंटल कुछ नहीं होता है, कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं होता है, इट इज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to next question, question number 27. The coagulant alum used for treatment of water is also known as, alum बहुत famous है, coagulation aided with sedimentation। इस प्रोसेस को हम जब करते हैं तो एलम, इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस डिटेल में इन डेप्थ जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत सारे प्रोसेस थे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, सब पे वीडियोस हम बनाएंगे। सोडियम एल्यूमिनेट नहीं, सोडियम एल्यूमिनेट नहीं होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट इज द राइट आंसर। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू probably the last question. The maximum permissible limit of total dissolved solids TDS in drinking water in absence of an alternate source as per IS 10500 total dissolved solids 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ये चीज याद होनी चाहिए। अब यहां पे मैं क्वेश्चन लाया हूं सिर्फ TDS का, पर सेम चीज कलर की लिमिट वैल्यू कितनी होती है, ऑर्डर की कितनी होती है, हार्डनेस की कितनी होती है, क्लोराइड की, सल्फेट की, आपको सब याद होना चाहिए। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने 28 क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए, फिर हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए डायग्राम बेस्ड, और हमने बहुत सारे लिटरेचर क्वेश्चंस भी देखे। तो वो लिटरेचर क्वेश्चंस इसीलिए मैं इस वक्त लाया क्योंकि इस वक्त वो आप पहले से करोगे आपको याद नहीं रहेगा। आप ऐसे क्वेश्चंस लिटरेचर और रीड कीजिए और इन सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको ब्रशअप कीजिए। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये था हमारा आज का एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट। आपको और भी इसके रिलेटेड कोई टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपके पास जल्द अपलोड हो जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को और आप अच्छा ही करेंगे एग्जाम में। और कमेंट लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।